तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह अव्यान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। हम अपने डेली एडिटोरियल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हमने इंडियन एक्सप्रेस से आज के ये टॉपिक्स लिए हैं। तो आ जाते हैं हम जल्दी से अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। हमारा पहला टॉपिक क्या है देख लेते हैं। ड्रग रिस्टोर्स इंसुलिन प्रोडक्शन इन स्टेम सेल्स ऑफ डायबिटीज पेशेंट। तो हमारे काम के यहाँ पे तीन वर्ड हम पकड़ेंगे, एक तो इंसुलिन, दूसरा स्टेम सेल्स, तीसरा डायबिटीज। तो इन शब्दों के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम एक प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। डायबिटीज इज डिफाइंड बेस्ट एज ए मेटाबॉलिक डिजीज करेक्टराइज बाय लो ब्लड शुगर, पहला ऑप्शन दोस्तों। दूसरा, ए मेटाबॉलिक डिजीज करेक्टराइज बाय हाई ब्लड शुगर। तीसरा ऑप्शन, ए फैमिली ऑफ ब्लड इंफेक्शंस, नन ऑफ द एबव। अब आपको आंसर देना है इसका क्या आंसर है। तो मैं आपका इसका आंसर बता देता हूं। सेकंड नंबर इसका आंसर है ए मेटाबॉलिक डिजीज करेक्टराइज बाय हाई ब्लड शुगर। तो अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। क्या एक्सप्लेनेशन है इसका, देखिए। जो न्यूज थी उसके ऊपर देखते हैं, चर्चा करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में मोनाश विश्वविद्यालय में अध्ययन किया गया है कि अग्नाशयी कोशिकाओं में इंसुलिन उत्पादन को बहाल करने के एक नए तरीके की पहचान है। विकास को एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। एक दिन दैनिक इंसुलिन इंजेक्शन की आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाएगा। तो मधुमेह में, डायबिटीज में क्या होता है दोस्तों, इंसुलिन की का उत्पादन नहीं हो पाता है। टाइप 1 जो मधुमेह है उसमें इंसुलिन का उत्पादन नहीं हो पाता है। आगे हम सब पढ़ेंगे पूरा। तो ये रिसर्च है, इसमें क्या है, जो हम डेली डेली इंजेक्शन लेते हैं, जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, जो डेली इंजेक्शन लेते हैं, तो उनको छुटकारा दिलाने के लिए ये रिसर्च की गई है। तो आगे देख लेते हैं दोस्तों। शोधकर्ताओं ने एक मृत 13 वर्षीय टाइप 1 मधुमेह रोगी के दान किए गए अग्नाशयी स्टेम सेल का इस्तेमाल किया था। इस्तेमाल करके इंसुलिन का उत्पादन करने के लिए उन्हें सक्रिय करने में सक्षम रहे थे, रिएक्टिवेट करने में उनको सक्षम हो गए थे ये साइंटिस्ट। तो इन्होंने बताया है दिस वाज डन यूजिंग ए ड्रग GSK 123। कौन सा GSK 123 एक दवा है, ये बनाई है जो कि अमेरिका में, जिसे अमेरिका में अनुमोदित किया गया है, लेकिन मधुमेह के इलाज के लिए लाइसेंस प्राप्त नहीं है। विच इज अप्रूव्ड इन द US बट इज नॉट लाइसेंस्ड फॉर डायबिटीज ट्रीटमेंट। तो आज हमने जान लिया न्यूज क्या है। अभी जान लेते हैं स्टेम सेल्स के बारे में। स्टेम सेल्स के बारे में ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता होती है। किसी भी अंग को विकसित करने की क्षमता होती है। इसके साथ ही ये अन्य किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकती हैं। स्टेम सेल्स के बारे में पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अग्नाशय में बीटा कोशिकाओं द्वारा निर्मित इंसुलिन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करती है। किसको दोस्तों, ब्लड शुगर के लेवल को। जो कौन सी है, बीटा कोशिकाएं। बीटा कोशिकाएं कहां पे, पेनक्रियाज में। कहां पे, अग्नाशय में, पेनक्रियाज में। किसके स्तर को, ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। टाइप 1 मधुमेह में कौन सा, देखो, टाइप 1 मधुमेह में बीटा कोशिकाएं कम या बिल्कुल भी इंसुलिन का उत्पादन नहीं करती हैं। टाइप 1 मधुमेह को देख लिया आपने। अब देखते हैं मधुमेह एक कैसा, मधुमेह क्या है, मधुमेह एक गैर संचारी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है दोस्तों। ये आपके प्रश्न में यूं के त्यों उतर के आ सकता है। जो किसी व्यक्ति में तब पाया जाता है जब मानव अग्नाशय, पेनक्रियाज, पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है, जब शरीर प्रभावी रूप से उत्पादित इंसुलिन का उपयोग करने में असफल रहता है। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त शर्करा, ब्लड शुगर यानी ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। इंसुलिन के बारे में जान लिया। अभी टाइप 1 मधुमेह क्या है, इसको क्या कहते हैं, किशोर मधुमेह के रूप में भी जाना जाता है। टाइप 1 मधुमेह को किशोर मधुमेह, क्योंकि यह ज्यादातर 14 से 16 वर्ष के आयु के बच्चों में पाया जाता है। टाइप 1 मधुमेह तब होता है जब अग्नाशय, पेनक्रियाज पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन करने में विफल रहता है।
टाइप 1 मधुमेह वाले लोग इंसुलिन पर निर्भर होते हैं। ये डेली डेली इंसुलिन का इनको इंजेक्शन लेना पड़ता है, रोजाना कृत्रिम इंजेक्शन लेना पड़ता है। टाइप 1 मधुमेह जान लिया। अभी टाइप 2, यह मानव शरीर के इंसुलिन के उपयोग के तरीके को प्रभावित करता है। मतलब टाइप 1 मधुमेह में तो इंसुलिन शरीर में बनता ही नहीं है, परंतु दूसरे टाइप 2 में मानव शरीर में इंसुलिन बनता है। इस अवस्था में टाइप 1 के विपरीत अग्नाशय में इंसुलिन तो बनता है, लेकिन शरीर की कोशिकाएं इस बने इंसुलिन का स्वस्थ शरीर की तरह प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाती, यानी उसकी प्रतिक्रिया नहीं दे पाती हैं। टाइप 2 मधुमेह ज्यादातर कितनी एज के, 45 वर्ष की आयु से अधिक के लोगों में पाया जाता है। यह लोगों में तेजी से बढ़ते मोटापे के कारण बनता है। ठीक है, हमने जान लिया। अभी तीसरा कौन सा है, गर्भावस्था के दौरान मधुमेह। यह गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में तब होता है जब कभी कभी गर्भावस्था के कारण शरीर अग्नाशय में बनने वाले इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील हो जाता है। गर्भकालीन मधुमेह सभी महिलाओं में नहीं होता है। आमतौर पर बच्चे के जन्म के बाद यह समस्या दूर हो जाती है। तो यह समस्या बच्चे के जन्म के बाद दूर हो जाती है। मधुमेह लंबे समय तक बगैर उपचार के रहने पर गुर्दे, हृदय, रक्त वाहिकाएं, तंत्र का तंत्र और आंखें आदि से संबंधित रोगों का कारण बनता है। अगर लंबे समय तक डायबिटीज का इलाज नहीं करवाया जाए तो उससे गुर्दे, हृदय, रक्त वाहिकाएं, तंत्र का तंत्र और आंखें आदि से संबंधित रोग फैल सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इंसुलिन की खोज किसने की थी, सर फ्रेडरिक बेंटिक और चार्ल्स बेस्ट ने। कब, 1922 में। अब हमने वन लाइन फैक्ट भी जान लिया हमारे छोटे एग्जामों में, जहां पे वन लाइन फैक्ट्स पूछे जाते हैं। अब आगे चलते हैं। दूसरी न्यूज क्या है, टोमेटो हम्बल्स आरबीआई। तो इसमें क्या बताया गया है, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के बारे में बताया गया है कि जो हमारी इन्फ्लेशन है हम उसको डब्ल्यूपीआई या सीपीआई पे लेते हैं। इसके बारे में कंपैरिजन किया गया है। तो कुछ देशों के साथ हमारी तुलना भी की गई है कि सीपीआई में हमने खाद्य वस्तुओं का भार बहुत ज्यादा लिया हुआ है। अभी देखते हैं, द आरबीआई द अनइनेबल टास्क कीपिंग इन्फ्लेशन विद इन द 4 ± 2%। मतलब आरबीआई को मुद्रास्फीति को 4 से ऊपर +2 यानी 6, 4 से नीचे 2 यानी 2 तक सीमित रखने के लिए बोला गया है। परंतु सीपीआई इन्फ्लेशन वाज 7.01%। जून में कितनी थी सीपीआई इन्फ्लेशन, 6% से ज्यादा है। और डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन 15.18%। द आरबीआई मेजर पॉलिसी टूल क्या है, आरबीआई के पास रेपो रेट है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई के पास जो टूल है वो रेपो रेट है। रेपो रेट घटाना बढ़ाना आरबीआई का काम है। आरबीआई रेपो रेट कब बढ़ाएगी, जब उसको मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना हो। परंतु पहले ही 90 बेसिस पॉइंट आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा चुका है। इसका मतलब रेपो रेट से अब मुद्रास्फीति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। आगे देखते हैं, द सीपीआई बास्केट इन इंडिया कॉम्प्रोमाइज ऑफ 299 कमोडिटीज। कितनी, 299 कमोडिटीज। कितने, 6 मेजर कैटेगरीज, 6 मेजर कैटेगरीज हैं। द फूड एंड बेवरेज ग्रुप्स हैज ए वेट ऑफ, कौन से देखिए दोस्तों, फूड एंड बेवरेज ग्रुप्स वेट कितना है, 45.86%, विद फूड एट 39.6%, प्रिपेयर्ड मील्स एट 5.5% एंड नॉन एल्कोहलिक बेवरेज एट 1.26%। तो हमने खाद्य वस्तुओं का भारांश कितना जान लिया, 45.86, किसमें, सीपीआई बास्केट में। अब देख लेते हैं, ये बता रहा है कि अभी जो सीपीआई का भारांश है, हमारे सीपीआई में जो खाद्य वस्तुओं का भारांश है वो और देशों से कितना ज्यादा है। इसमें बताया गया जर्मनी के पास 8.5%, यूके के पास 9.3%, यूएस 13.42, कनाडा 15.94, फ्रांस
16%, ऑस्ट्रेलिया 16.8, चाइना 19.9, ब्राजील 25.5%, इवन पाकिस्तान का 34.83, जो कि हमसे कम है। खाद्य वस्तुओं का भारांश यहाँ पे इन देशों में हमसे बहुत कम है। और हमारा कितना है दोस्तों, हमने अभी देखा था कितना है, 45.86%। अभी आते हैं, अभी इसमें बताया गया कि इसमें कौन कौन सी वस्तुओं का भार कितना है, इनका क्रम बताया गया है। वेजिटेबल ग्रुप्स का कितना है, 14.6, सीरियल्स एंड प्रोडक्ट्स का कितना है, 7.2%, मीट एंड फिश का 5.6%, मिल्क एंड प्रोडक्ट्स का 5.6% एंड फैट्स 5.5%। ये देख लेंगे हम। अभी एक प्रश्न है जो कि यूपीएससी 2020 में पूछा गया है। पहला कथन, खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई भार उनके थोक मूल्य सूचकांक में दिए गए भार से अधिक है। यह पहला कथन है। डब्ल्यूपीआई सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता, जबकि सीपीआई करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण हेतु डब्ल्यूपीआई को अपना लिया है। अभी आपको इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो हम पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, फिर आंसर। इसका आंसर है ओनली 1 and 2। आरबीआई क्या लेता है, सीपीआई को लेता है मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु। ठीक है, तो ये दोनों कथन ऊपर वाले सही हैं। अभी देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। थोक मूल्य सूचकांक, यह व्यक्तियों द्वारा अन्य व्यवसायों को बेची जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को मापता है। थोक मूल्य सूचकांक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार इकोनॉमिक एडवाइजर के कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक को पढ़ रहे हैं हम। भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाले मुद्रा स्फीति संकेतक है। यह सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला इन्फ्लेशन इंडिकेटर है। इस सूचकांक की सबसे प्रमुख आलोचना यह की जाती है कि यह आम जनता थोक मूल्य पर उत्पाद नहीं खरीदती है। ठीक है, 2017 में भारत के लिए डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष 2005 से संशोधित करके 2011-12 कर दिया गया। अब देखते हैं, सीपीआई को पढ़ेंगे। यह खुदरा खरीदार के दृष्टिकोण से मूल्य में परिवर्तन को मापता है। इसे कौन, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है। यह उन वस्तुओं और सेवाओं जैसे भोजन, चिकित्सा, देखभाल, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि की कीमत में अंतर की गणना करता है, जिन्हें भारतीय उपभोक्ता उपयोग करते हैं। तो सीपीआई की में क्या क्या आता है, ये सब आता है। इसके कई उपसमूह हैं, जिनमें खाद्य, पेय पदार्थ, ईंधन तथा प्रकाश एवं आवास, कपड़े, बिस्तर, जूते शामिल हैं। तो उपभोक्ता क्या क्या खरीदता है, ये सब खरीदता है। तो सीपीआई में ये सब आते हैं। अभी इसके सीपीआई के कौन कौन से, इंडस्ट्रियल वर्कर्स सीपीआई, एग्रीकल्चर लेबर सीपीआई, रूरल लेबर और सीपीआई संयुक्त शहरी एवं ग्रामीण। तो सीपीआई के 4 प्रकार हैं इसके। इनमें से प्रथम 3 के आंकड़े श्रम ब्यूरो द्वारा, लेबर ब्यूरो श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यूपीएससी में पूछा गया सवाल है ये प्रीवियस ईयर में। जबकि चौथे प्रकार की सीपीआई को सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ द्वारा संकलित किया जाता है। सीपीआई का आधार वर्ष 2012, डब्ल्यूपीआई का हमने पीछे देखा ही था। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आधार वर्ष 2016 के साथ औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला जारी की थी। किसके लिए, औद्योगिक श्रमिकों के लिए। ठीक है, अब इनमें दोनों में हम कंपैरिजन जान लेते हैं। डब्ल्यूपीआई उत्पादक स्तर पर मुद्रास्फीति को ट्रैक करता है। कौन पे, उत्पादक स्तर पर। जबकि सीपीआई उपभोक्ता स्तर पर, जो
वस्तु का उपभोग कर रहा है उसके स्तर पर सीपीआई कीमतों में परिवर्तन को मापता है। डब्ल्यूपीआई सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को नहीं मापता। मतलब डब्ल्यूपीआई केवल वस्तुओं के कीमतों में परिवर्तन को मापता है और सीपीआई में सेवाओं को भी ध्यान में रखा जाता है। डब्ल्यूपीआई में विनिर्मित वस्तुओं को अधिक वेटेज दिया जाता है। कौन सी? विनिर्मित वस्तुओं को। जबकि सीपीआई में खाद्य पदार्थों को, किनको? खाद्य पदार्थों को अधिक वेटेज दिया जाता है। अभी अगली न्यूज देख लेते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड मतलब चुनावी बॉन्ड। तो इसमें बताया गया है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके पास फंड कैसे आता है। तो राजनीतिक पार्टियों के पास जो पैसा आता है वो चंदे के माध्यम से आता है, डोनेशन के माध्यम से आता है। तो उस डोनेशन को देने के लिए सरकार ने चुनावी बॉन्ड लाया है। तो चुनावी बॉन्ड कहते किसको हैं ये जान लेते हैं। पहले एक क्वेश्चन है, ओनली द पॉलिटिकल पार्टीज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन विच सिक्योर्ड not less than 1% of the votes polled in the last general election, the House of People or Legislative Assembly of the state shall be eligible to receive electoral bond। इसमें बताया गया है कि जो राजनीतिक पार्टी पिछले चुनाव में लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 1% से अधिक वोट पाएगी वही चुनावी बॉन्ड लेने के लिए एलिजिबल होगी। दूसरा कथन, इलेक्टोरल बॉन्ड शैल बी वैलिड फॉर 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू। मतलब जारी करने के 15 दिनों तक इलेक्टोरल बॉन्ड वैध होंगे। तो हम दोनों कथन सही हैं। तो इसका आंसर ये कर दो, दोनों एक्सप्लेनेशन। चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों को दान देने के वित्तीय साधन है। सरल भाषा में समझते हैं, चुनावी बॉन्ड कुछ नहीं है, एक पेपर है जिसके ऊपर उसकी कीमत लिखी रहती है। मान के चलिए आपको राजनीतिक दलों के लिए चंदा देना है, तो कैसे देंगे? आप जाएंगे एसबीआई के पास और एसबीआई को 1000 रुपए देकर वहां से ये बॉन्ड परचेज करेंगे और आप ये बॉन्ड ले जाके राजनीतिक पार्टी के मुख्यालय में जमा करा देंगे। अब राजनीतिक पार्टी इसको एसबीआई के पास लेके जाएगी और एसबीआई इस बॉन्ड के बदले में उस पार्टी को 1000 रुपए दे देगा। तो किसी भी पार्टी को चंदा देने का ये प्रोसेस है। चुनावी बॉन्ड बिना किसी अधिकतम सीमा के, ये इंपॉर्टेंट, बिना किसी अधिकतम सीमा के 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के गुणकों में जारी किए जाते हैं। इन बॉन्ड्स पर बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। आपको ऐसा ही कथन दिया जाएगा कि ब्याज दिया जाता है, पर नहीं, चुनावी बॉन्ड्स के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। भारतीय स्टेट बैंक, कौन सी? भारतीय स्टेट बैंक इन बॉन्ड को जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत है। ये बॉन्ड जारी करने की तारीख से अभी जो कथन में था 15 दिनों तक वैध रहते हैं। बॉन्ड किसी भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है द्वारा जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में प्रत्येक 10 दिनों की अवधि के लिए हेतु खरीदने हेतु उपलब्ध होते हैं, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। ये पॉइंट है ध्यान देने लायक। एक व्यक्ति या तो अकेले, आप अकेले भी इस बॉन्ड को खरीद सकते हैं या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से मिलकर भी इस बॉन्ड को खरीदा जा सकता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बॉन्ड के ऊपर दाता का नाम उल्लेख नहीं किया जाता है। यह पता नहीं चलता है कि चंदा किसने दिया है। यह बॉन्ड एक पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के निर्दिष्ट खाते में प्रतिदेय होता है। पंजीकृत कौन सा? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, कौन सा? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। और दूसरी शर्त क्या है? पिछले राजनीतिक चुनाव में लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, कम से कम 1% वोट प्राप्त किया हो, तब जाके ये चुनावी बॉन्ड
ले सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। जल्दी से हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले देखिए, मधुमेह के बारे में पढ़ा हमने, डायबिटीज के बारे में जाना, इंसुलिन के बारे में जाना, इंसुलिन, हाई ब्लड शुगर, ये मेटाबॉलिक डिजीज, ये क्या है, डायबिटीज है। डायबिटीज क्या है, ये मेटाबॉलिक डिजीज करेक्टराइज बाई हाई ब्लड शुगर। ठीक है, ये एक शोध हुआ था जिसके बारे में हमने पूरा न्यूज देख लिया। दूसरा क्या था, आरबीआई का डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के बारे में जान लिया हमने, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के बारे में। और तीसरा है इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड्स के बारे में। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। यदि इन टॉपिक्स को लेकर आपके कोई सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मैं सोचता हूं कि मेरे द्वारा समझाया गया टॉपिक आपको बहुत ही अच्छी तरह से और आसान भाषा में समझ में आया होगा। मैं चाहता हूं कि आपके लिए अच्छे से अच्छे और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने लाता रहूं। यदि आप मुझे बताएं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, तो मैं और बेहतरी के साथ आपके लिए प्रयास करूंगा दोस्तों। धन्यवाद। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे मिलते हैं नए महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद दोस्तों।